अखिलेश जी वास्तव में बहुत अच्छे लीडर हैं। नहीं, प्रश्न मेरी ये ड्यूटी है कि जो कोई दुकान है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये कुछ मिलावट कर रहा होगा? आपने कैसे पता कर लिया? आप कैसे किसी का रोजी रोटी इस तरह से छीन सकते हैं? वो इलाज जो औरंगजेब का किया, जो उससे पहले अकबर का किया, सबका इलाज बढ़िया से होगा। या तो कायदे से रहे देश में। ईरान की तर्ज पे भारत को चलाना चाहते हैं, उस सरिया के आधार पर चलाना चाहते हैं। तो जो सरिया में सजा फिर उसी को मान ले सारी को। अगर ये कहीं किसी का मर्डर करते तो सीधा मर्डर होना चाहिए ना। अगर किसी लड़की को छेड़ा तो हाथ कटना चाहिए। भारत को तीसरी बार गुलाम किया गया। पहली बार मुगलों ने, दूसरी बार अंग्रेजों ने और तीसरी बार खालिस्तानियों ने राकेश टिकैत की लीडरशिप। मेरे पास बहुत एविडेंस है। 1 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी तो शाहीन बाग से लेकर के ओखले की एक पट्टी में सरकारी जमीन पे है। और दिल्ली सरकार ने कोई पार्क ऐसा नहीं बचा है जिसमें झोपड़ियां डलवा करके केवल वोट के लिए नहीं बसाया हो। उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा के ऐसे विधायक जो अक्सर अपने बवाली बयानों से आए दिन सुर्खियों में बने ही रहते हैं। जब ये विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं ना, अली ना बाहुबली, आ गए हैं बजरंग बली, यानी कि बजरंग बली के भक्त भी नजर आते हैं। और साथ ही साथ इनके क्षेत्र की हम बात करें तो लगता है कि अपने क्षेत्र में पूरी खुद एक सल्तनत यहाँ पर चला रहे हैं। ना इन्हें पुलिस की जरूरत होती है, ना कोर्ट की, खुद ही फैसला कर देते हैं, खुद ही भी सजा यहाँ पर सुना देते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी यहाँ पर बात कर रही हूँ। ये है बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हैं लोनी से नंद किशोर गुर्जर जी। बहुत स्वागत आपका यूपी तक पर। नंद किशोर जी, जैसा मैंने कहा कि आपको मतलब ना कोर्ट की जरूरत होती है ना पुलिस की होती है। आए दिन हम सुनते हैं, आप कहते हैं इससे गोली मार दो, इसको पीट डालो, इसकी हत्या कर दो, मुकदमा अपने पे मैं ले लूंगा। मतलब ये सब क्या है? आपको नहीं लगता कि एक सिस्टम है हमारे देश में उसको? नहीं, वो कई बार आपको जो ना सुनने में इस तरह का रहता है, वहाँ का विषय उस तरह का रहता होगा। लेकिन मैं बहुत शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। आपने जिस तरह से पेश किया ऐसा है नहीं। और जहाँ तक बात है कि भाई कहीं किसी जो इशू पर अगर जो लगता है कि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, तो उस चीज़ को मैं एक जागरूक नागरिक के भी नाते और जनप्रतिनिधि के नाते भी उसको मैं उठाता हूँ। बस इतना सा अंतर है और कोई बात नहीं है। नहीं, आप तो मुद्दा उठाते हैं मतलब जागरूक नागरिक होने के नाते, वहां के विधायक होने के नाते, लेकिन आप इस तरह से जागरूक कर रहे हैं लोगों के कि भाई कानून अपने हाथ में ले लो। वो बिजली कर्मचारी वाला मुद्दा था जो सुनने में आ रहा था कि वो कुछ उत्पीड़न कर रहा है महिलाओं का घर में घुसकर, तो आप कहते हैं कि उनको पकड़ लो, उनको पीट डालो, हत्या तक कर दो, मुकदमा मैं अपने ऊपर ले लूं। नहीं, वो बिजली कर्मचारी नहीं थे, वो डकैत थे। उन्होंने घुस करके घर में स्नान करती हुई महिलाओं के उन्होंने कुंडल छीने और लूट करने के बाद वो फरार हो गए। वो बताया था कि हम बिजली वाले हैं। तो अपराधी थे और वो निश्चित तौर पर दिल्ली से आए होंगे और घुसपैठिए होंगे। तो घुसपैठियों के साथ क्या होना चाहिए लौनी की जनता सही से जानती है। और उन्होंने मुझे चुना है। लौनी क्राइम कैपिटल रही है, जहाँ जिला गाजियाबाद जैसी मूवी जो केवल अपराध में बनी, गैंगवार में बनी। तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हम लोग काम नहीं करेंगे और वहाँ हर पॉइंट पे नहीं जाएंगे तो वहाँ पहले जैसे हालात ना हो जाए। क्योंकि दिल्ली बॉर्डर है और वहाँ बहुत बड़ी आबादी बॉर्डर के चारों तरफ जो घुसपैठिए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 लाख, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 10 लाख घुसपैठियों को दिल्ली में शरण दिए। तो वो अपराधी हैं मूलतः, कोई रोजगार उनका नहीं है, तो लूटपाट करते हैं। तो ऐसे घुसपैठियों को मारने का मैं समझता हूँ कि खदेड़ देने का कोई ज्यादा अफसोस लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि आपके वहीं क्षेत्र के पास से डासना मंदिर के महंत जो बयान देते हैं पैगंबर मोहम्मद पर, जो अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, कि आपको लगता है कि महंत होने के नाते उनको इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए थी? देखिए, महंत जी की टिप्पणी से मैं अपने आप को सम्मत नहीं करता। मेरा ऐतराज जो था मेरा इस बात पे था, आप बताइए एक मंदिर है और जिसकी मान्यता केवल पांडवों के टाइम में नहीं, भगवान परशुराम जी ने भी वहां तप किया है और माँ वहाँ महामाई का अपना सिद्ध पीठ है। ऐसा विग्रह है कि आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब अद्भुत है। वहां जाकर के भाई महंत ने कुछ बोला, उस पर FIR हुई, पुलिस ने अरेस्ट कर लिए। और उसके बाद वहां किसने कानून हाथ में लेने की इजाजत दी? टेम्पो में भर भर के जितने भी जिहादी थे, लोकल कुछ लोग उसमें मिले, मौलवी मिले। और एक हमारे कार्यकर्ता BS तोमर की हत्या की गई थी दूधिया पीपल के नीचे। वहां सर तन से जुदा, देवताओं के लिए आपत्तिजनक बातें और जो पथराव मंदिर पे किया गया, ये बर्दाश्त करने योग्य मुझे लगता है कि नहीं है। कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति इस बात को सहन नहीं कर सकता। ये देश हमारा है
और इस देश में ये जो मुस्लिम यहाँ रह रहा है, ये धर्म के आधार बंटवारा हुआ है भारत का। इस बात को कोई नहीं कहता। लियाकत नेहरू जो समझौता है उसमें स्पष्ट है कि यहाँ की मान्यताओं का सम्मान करेंगे, यहाँ के रीति रिवाज के साथ रहेंगे, लेकिन अब ये समझना कि देश हमारा है, हम किसी को मार देंगे, तमाम प्रकार के जिहाद, मूत्र जूस में डाल देना, थूक का जिहाद, बेटियां या कोई मसाज कराने जा रहा है उससे थूक से मसाज, तमाम तरह के लव जिहाद, और अब तो वोट जिहाद, मतलब कोई चीज छोड़ी नहीं है। हिंदुस्तान को नर्क बना दिया है, तो अब इनका ऑपरेशन करने का समय आ गया है। इसलिए माने योगी जी की सरकार है, हमने गवर्नमेंट को कहा है कि एनएसए लगना चाहिए। अगर एनएसए नहीं लगता है तो हमने इस देश के लिए लहू बहाया है। हमारे पूर्वजों ने गाजियाबाद जो अपने आप में गवाह है, हिंडन नदी पे 40,000 लोग शहीद हुए थे। 1857 की क्रांति, मेरठ, उस टाइम गाजियाबाद मेरठ एक ही था। तो हमारे यहाँ से शुरुआत हुई है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए महंत के बयान से उसको जोड़ना, वो पूरे सनातन पे हमला था, और पूरे सनातन के हमले को लेकर के 13 तारीख को एक महापंचायत की कॉल की गई है। अधिकारी इस बात को समझ लें कि वहाँ एनएसए लगना चाहिए। और जो लोग फरार हैं, मैंने पहले भी कहा था, जब वो लोग पुलिस के ऊपर भी पथराव करते हुए दिखाई दिए, तो पुलिस को ऐसे शांति दूतों को जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, तो अगर 10-20 वहां एनकाउंटर में मारे जाते तो पूरे प्रदेश में, सहारनपुर में, हापुड़ में, गाजियाबाद में या दूसरी जगह जिस तरह का ये बवाल कर रहे हैं, तो उनका ऑपरेशन ठीक से एक बार हो जाना चाहिए। तो मतलब आपका ये है कि आप महंत के बयान का तो समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रतिक्रिया आई है दूसरे समुदाय की तरफ से, आप इसका खंडन कर रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं था। आप एक बात बताइए, हमारे देवी देवताओं के लिए क्या नहीं बोलते? लगातार जिस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं उनके, बिल्कुल वो भी गलत है। किसी भी धर्म के देवी देवताओं पे नहीं टिप्पणी करनी चाहिए। और उसके बाद हिंदू कभी करता है क्या? पत्थर फेंकता मस्जिदों पे? किसी मुसलमान के घर में आग लगाता है? तो क्यों ये सीरिया है क्या? ये क्या अफगानिस्तान है? या ये हिजबुल्लाह का देश है? यहाँ कोई ना सीरिया है, ना ईरान है, ना इराक है। ये देश कानून और संविधान से चलने वाला है, और यहाँ के लोगों ने इस देश को बचाने के लिए बहुत साथ दिए, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मुझे उम्मीद है कि 13 तारीख की महापंचायत से पहले माननीय योगी जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आपने अभी वो जूस वाले प्रकरण की भी याद यहाँ पर दिला दी है। आप अपने क्षेत्र में जो जूस की दुकान है वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ से अपनी जूस की दुकान कहीं और ले जाइए, यहाँ पे कोई जूस नहीं पीता है। तो यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता कि जो जूस की या कोई और इस तरह की खाने पीने की दुकान है, उसके लिए चेकिंग करने वाला डिपार्टमेंट है जो कि चेक करेगा कि भाई वो मतलब शुद्धता के साथ सामान अपना बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं? आप किस आधार पर उनको हटा रहे हैं? नहीं, देखिए, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या मेरी ड्यूटी नहीं है? कोई भी अगर जिम्मेवार नागरिक है, किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ कोई दुराचार अगर करता हो दिखाई दे जाए, कोई किसी के साथ लूट कर रहा है या चैन हाँ बिल्कुल, तब आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ उसको क्या, ये हमारी ड्यूटी नहीं है देश के नागरिकों की? ये हमने अपनी ड्यूटी को समझना बंद कर दिया इस देश में। आपने देखा होगा, एक बेटी का कत्ल करता रहा है, देखा होगा आपने, जो जिहादी था, लेकिन वहां से लोग गुजरते रहे, देखते रहे, और सिंगल आदमी उन्हें चाकू से कूद रहा है, कोई बोला नहीं। तो लौनी के लोग ऐसे नहीं है। नहीं, प्रश्न ये है कि जो कोई दुकान है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये कुछ मिलावट कर रहा होगा? आपने कैसे पता कर लिया? आप कैसे किसी का रोजी रोटी इस तरह से छीन सकते हैं? मैंने कहा ना, मैं एक जिम्मेवार नागरिक भी हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि के होने के अलावा भी हूँ। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लौनी के लोगों का खान पान अच्छा हो, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए मेरा नैतिक दायित्व है। तो जो जूस की दुकान जिनके लाइसेंस नहीं है, मैंने कहा जिन पे लाइसेंस नहीं है, मैंने चेक नहीं किया। और मैंने फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी, आपने देखा होगा, उस दिन कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने कहा कोई दुकान दिखाई ना दे, मांस की दुकान, कहीं होटल्स मांस के, या ये जूस की दुकान, या जो जिहादी जो इस तरह की मानसिकता से, कोई दूध में ही हमने देखा थूक डाल दे रहे हैं, कोई मूत्र डाल दे रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए कानून का हम लोग पालन करते हैं, लेकिन तो इसमें कोई धर्म की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समुदाय के लोगों के वीडियो ऐसे वायरल हो रहे थे। कुछ केस में कुछ हिंदू ऐसे ठेले वाले भी मिल जाते हैं जो इस तरह का मतलब कृत्य करते हैं। नहीं, एक भी नहीं मिला, एक सिंगल नहीं बता सकते। हिंदू ये काम कर ही नहीं सकता। हिंदू, हमने कहा ना, एक मौलवी को डिबेट में मेरे साथ था एक चैनल पे, उन्होंने कहा जी हम तो पाक करते हैं, पता नहीं क्या बरकत आती है थूकने से।
हमारे यहाँ नहीं, तो सिर्फ थूकना, ये थूक हमारे ये यहाँ सब तो प्रकरण थूकते ही नहीं। है। जैसे होता है कि मान लीजिए नकली पनीर बेचा जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो कोई एक समुदाय का व्यक्ति बेच रहा हो, कोई और नहीं, समुदाय नकली का पनीर कोई बेच सकता है। मतलब बहुत सारी ऐसी देखिए, चीजें होती नकली पनीर बेच सकता है, मैं कोई ये नहीं कह रहा हिंदू मुसलमान की बात, लेकिन ये सारे के सारे जितने भी हैं जो बवाल करने वाले हैं, यात्राएं निकलती हैं, उनके भी जुलूस निकलते हैं, कोई हिंदू का भी कुछ पत्थर फेंकता है क्या? सारे जो जितने भी दिक्कत है, ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक है, उसके बावजूद ये पथराव भी करते हैं। जिस तरह की गंदगी इन्होंने अब की है, लोगों को घृणा हुई है, लोगों ने इनसे सामान खरीदना बंद कर दिया है। और मैंने तो जो महापंचायत लौनी में हुई थी जूस वाले प्रकरण के बाद, ऐतिहासिक महापंचायत हुई, उस पंचायत में लोगों ने समय दिया था कि मुस्लिम समाज अलग थलग पड़ जाएगा, इसलिए ये आकर के पंचायत करके खंडन करें कि ऐसे लोगों के साथ नहीं है। लेकिन सिंगल व्यक्ति ने नहीं बोला। इसका मतलब क्या कि पूरी प्लानिंग के साथ पूरे भारत को गजवाए हिंद का जो इनका सपना है उसके नीचे लाने का प्रयास है, वो यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम वीर शिवाजी के वंशज हैं। वो इलाज जो औरंगजेब का किया, जो उससे पहले अकबर का किया, सबका इलाज बढ़िया से होगा, या तो कायदे से रहे देश में। तो इलाज कौन करेगा, आप करेंगे या पुलिस कोर्ट बना है इसके लिए? नहीं, कोर्ट भी करेगा, कुछ जनता भी तो करती है ये सारा काम। कोर्ट भी करेगा मतलब, कोर्ट भी करेगा मतलब? नहीं, मतलब सभी करेंगे मिलजुल के, तो सभी का एक संयुक्त प्रयास तो होता ही है, लेकिन जनता की भी कोई ड्यूटी है। सारी चीजें पुलिस के ऊपर छोड़ दी जाए। जूस की दुकान, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ठीक है, गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन कई जो बड़ी आबादी है वहां लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि वहाँ यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह के लोग रह रहे हैं, मेरी जो बिल्डिंग है उसमें क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो सारा का सारा प्रशासन पे अगर डाल देंगे, हमें इजराइल के नागरिकों की तरह जागरूक होना पड़ेगा। एक एक हिंदुस्तानी को, इजराइल के व्यक्ति को, अपने आप को, चाहे वो कोई गर्ल्स है या बॉयज है, चाहे महिला या पुरुष है, उन दोनों को इजराइल से सीख लेना चाहिए, या जो ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने राष्ट्र के लिए जीते मरते हैं उनसे सीख लेनी चाहिए। तो सारा काम केवल पुलिस का ही है, हम उसी पे छोड़ देंगे या न्यायालय में उसको सजा होगी, तो कुछ काम तो हमें करने पड़ेंगे। अच्छा, अभी गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी, जो कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि जो गांजा है इसको लीगलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ बंद हो जाती है, मान लीजिए शराब अगर बंद हो जाती है तो उसकी तस्करी होने लगती है। और अभी जो कुंभ मेला शुरू होने वाला है तो उसमें बहुत सारे साधु संत होते हैं जो कि इस तरह से गांजा इस्तेमाल करते हैं। तो आपका इस पे क्या मतलब, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो मुझे लगता है कि उम्र भी काफी हो गई है, वो मानसिक रूप से बीमार है। जब से वो उनका जो भाई था माफिया, जिसने पूरे पूर्वांचल को बहन बेटियों से लेकर के जो वह तांडव मचाया था, जमीनें छीनी थी, लूट हुई थी, पूरे पूर्वांचल में लोग वहां से प्लान करने लगे थे। तो जब उनका वो जो भाई, जो एक मैं कहूंगा सीधा सीधा कि जो पुराने जमाने में जो उसका नाम होता राक्षस, उसकी जो मौत हुई है जिन भी कारणों से हुई है, उसके कारण वो मानसिक रूप से बीमार हो गए। कोई भी समझदार व्यक्ति एक माने सांसद होने के बाद अगर इस तरह की बात करता है तो मैं समझता हूँ कि उसके इलाज की जरूरत है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये जो है बकरे हैं, इनकी अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए, इसी देश में ही इलाज होगा इनका। ये जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं संतों के लिए, जिस तरह सनातन पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये लोगों में इतना गुस्सा है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं जैसे शराब भी तो एक नशा है, तो इसको क्यों बंद नहीं कर देते, ये क्यों मतलब इतने ओपनली बिक रही है? आप समझ नहीं रहे, नशे की वो पैरवी कर रहे हैं, इसी से मानसिक दिवालिया है। हम तो माने योगी जी की सरकार, माने प्रधानमंत्री जी लोगों से अपील कर रहे हैं कि नशे को छोड़ा जाए, लेकिन वो साधुओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे, वो सनातन पर टिप्पणी है उनकी। तो ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में पूरे प्रदेश में नहीं दुनिया में मिसाल बनाए, तो ये अब जरूरत है कि यहाँ के लोगों को, जो अन्य स्टेट भी हैं जहाँ जो चाहे मतलब हमारे बाप की बपौती है, उस तरह से कहीं पत्थर फेंकेंगे, कहीं बवाल कर देंगे, बेटियों के साथ लव जिहाद करके उनका कत्ल कर देंगे, तमाम तरह के जिहाद थूक से लेकर के, तो लोगों में एक नफरत हो गई है। अभी भी समय है कि ये लोग आ गए हैं और सारे के सारे माफी मांगे। कोई जमीयतुल हिंद, कोई असद मदनी है, कोई फलाना मदनी है, ये सारे के सारे जितने भी बैठे हैं ये सब विदेशों से फंडिंग आती है, उन्हीं के कहने पे बोलते हैं। ये सारे के सारे वो हिंदू है जो कायर थे, ये कायर हिंदू है सारे। मुस्लिम हिंदुस्तान में मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, उनका डीएनए टेस्ट करा लो, एक भी नहीं है। सारे जो हिंदू डर करके, जिन्होंने सलवार पहन लिया, सूट सलवार पहन लिया बंदा बहादुर के डर से, वहां अरब में, वहां से डरते हुए यहाँ तक जो ये आए, अब जो
कुछ तो बहन बेटियों को बचाने के लिए, घरों को बचाने के लिए। जो कायर हिंदू थे वही मुसलमान बने। अब समय है, ये हिंदुत्व की सदी है कि उन लोगों को समझना चाहिए कि या तो कायदे से रहें या जो अपना मूल धर्म है उसमें वापस आना चाहिए। तो ये आप किस आधार पे कह रहे हैं कि कायर हिंदू थे वही मुस्लिम बने, मतलब क्या कोई आराम से बना? कोई जितने भी बने हैं, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, जब उन्हें लगा कि हमारी गर्दन कट जाएगी, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे सामने चिनवा दिए गए। वीर हकीकत राय कि धर्म बदल लो नहीं गर्दन काट दी जाएगी। गर्दन तो कटवा ली लेकिन धर्म चेंज नहीं किया, क्योंकि धर्म तो सनातन ही है, बाकी तो मजहब है। और वो चेंज करने के बाद इतने कट्टर हो गए हैं कि वो लगातार जिहाद की बात कर रहे हैं। वो ईरान की तर्ज पे भारत को चलाना चाहते हैं, वो शरिया के आधार पर चलाना चाहते हैं। तो जो शरिया में सजा फिर उसी को मान ले सारी को। अगर ये कहीं किसी का मर्डर करते तो सीधा मर्डर होना चाहिए ना, अगर किसी लड़की को छेड़ा तो हाथ कटना चाहिए। तो ये देश कानून तो से कानून चलता है। बना तो है, सजा बनी है, हर किसी के लिए एक जैसी सजा बनी है। सजा बनी है, लेकिन वो कहते हैं ना सरिया लागू हो। जहां बेटियों का मामला है वो 3 तलाक तो नहीं मानेंगे, तो फिर सभी पे होना चाहिए ना लागू। तो ये देश कानून से चलता है। ओवरऑल हमारा कहना है कि ये लोग जो इस तरह की मानसिकता के, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो मैक्सिमम हमारा ये मानना है कि हिंदू है, सनातनी है, और उसी के जो लियाकत नेहरू समझौता है उसके अकॉर्डिंग उनको रहना चाहिए। उसमें देश में जो हम माननीय मोदी जी और जो पूरा देश चाहता है कि भारत दुनिया में नंबर 1 एक हो, दुनिया नंबर 1 बने, उसके लिए हम सबको साथ लग करके काम करना चाहिए। जो इस तरह की मानसिकता है बवाल करने वाली, ऐसे 10% लोग होंगे, उनका बॉयकॉट करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अलग थलग पड़ जाएंगे, कोई बात नहीं करेगा, अपने ही देश में इस तरह की हालत हो जाएगी। या फिर जो समझौता था ना, उसको टूटने के बाद क्या होगा ये आप सब समझते हैं, फिर कहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी जी कहाँ पर इस वक्त? अब ये तो देखिए, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है और पुलिस ने कहाँ रखा है पुलिस जानती है, लेकिन पुलिस के एक अधिकारी के द्वारा ये कहना कि आप भी ढूंढो हम भी ढूंढते हैं, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारी का बयान हो नहीं सकता। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो जहां है कानून के तहत उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है हो, लेकिन इस तरह से उनको कहीं भी जो उनके साथ क्या जाती हुई होगी, क्या उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, क्योंकि उस अधिकारी के जो वर्ड थे, एक संत के लिए मैंने खुद सुना है गाली देते हुए। तो संत को गाली देना, माननीय योगी जी ने कहा है कि अगर किसी भी अधिकारी ने या किसी भी व्यक्ति ने किसी संत को गाली दी, किसी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया, तो उसके ऊपर NSA लगेगा। तो इन अधिकारियों को भी लगाम लगाने के लिए NSA ही लगाने की जरूरत है। वो संत हैं, उन्होंने आवेश में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं को काट दिया गया, बेटियों को मारा गया, 90 में कश्मीर में 3 दिन में कत्लेआम कर दिए गए, देश के अंदर जो तमाम बेटियों के साथ रोज 32-32 टुकड़े कर दिए जा रहे हैं, थूक जिहाद से लेकर के जो खाने पीने के मामले में, और जो लगातार जमीनों पर कब्जे, लैंड जिहाद, मजारें बनाई जा रही हैं, तो इन चीज से वो आहत रहे और उनके मुख से वो जिस तरह का बयान निकला, मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन निश्चित तौर पे वो आवेश में निकला होगा, तो उनको उसके अकॉर्डिंग सजा मिले। लेकिन मंदिर पर जिन्होंने हमला किया है उनका तो हमें इंसाफ करना है। अच्छा, ये बताइए, आपकी हत्या कौन करना चाहता है? अक्सर हम सुनते हैं कि आपको एक डर बना रहता है कि कोई है जो मतलब आपकी हत्या की साजिश कर रहा है। नहीं, मुझे कभी आपने कभी लगा कि डर लगता है मुझे? मतलब डर नहीं, मतलब एक आप संदेह जताते रहते हैं कि आप नहीं कह रहे, मेरा कहना ये होता है, क्योंकि मुझे डर नहीं, संदेह कहूंगी। मतलब मुझे कराची से धमकी है, दुबई से धमकी है, इंडिया के अंदर से भी है, हमले भी हुए हैं, लेकिन मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। डरता मैं किसी से नहीं, मैं गरीब और शरीफ व्यक्ति से डरता हूँ। जिन लोगों ने मुझे चुना है उन लोगों से मुझे डर लगता है कि उनकी सेवा भगवान मान के करता हूँ, कि कहीं उनकी सेवा में कोई इस तरह की त्रुटि ना हो जाए जिसके कारण मुझे पाप लगे। अन्यथा तो मैं महाकाल का भक्त हूँ, तो काल से मैं डरता नहीं। डरने वरने का अपने यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, अभी हाल ही में हरियाणा चुनाव, विधानसभा चुनाव जो है उसका परिणाम भी सामने आ चुका है, आपने देखा। तो उसके बाद राकेश टिकैत का बयान सामने आता है। वो ये कह रहे हैं कि जनता तो वोट नहीं दे रही है, और ये जो वोट कहाँ से आ रहे हैं ये तो पॉलिटिकल गणित है, ये उनकी जो है समझ से बाहर है। तो उनके बयान को आप कैसे लेते हैं? देखिए, टिकैत जिस घर में पैदा हुए वो घर बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। बाबा महेंद्र टिकैत जी जिन बिलों के लिए आजीवन लड़ते रहे, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन बिलों को पास किया। इन्हीं टिकैत के बयान थे कि मेरे पिता का सपना पूरा हो गया। उसके बाद अचानक से खालिस्तानी घुसते हैं आंदोलन में, और जो कट्टरपंथी मुल्क है उनकी एंट्री हो जाती है।
और ये धरने पर बैठ जाते हैं। और जो तिरंगे को उतार करके, मैंने नहीं पूरी दुनिया में देखा, भारत को, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं, भारत को तीसरी बार गुलाम किया गया। पहली बार मुगलों ने, दूसरी बार अंग्रेजों ने, और तीसरी बार खालिस्तानियों ने राकेश टिकैत की लीडरशिप में। भारत का तिरंगा 3 घंटे उतरा, खालिस्तान का झंडा फहराया गया। 1 साल पहले अमेरिका के एक अखबार ने वो लिखा था कि खालिस्तानियों ने कहा है कि 123 करोड़ डॉलर रुपए हम खालिस्तान के झंडे को उतारने के लिए देंगे, मेरे पास इस बात का प्रूफ है। और वही घटना 6 महीने बाद होती है, तिरंगा उतारा गया और किसानों के भेष में आए थे, उनके ऊपर रासुका लगी, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आज तक भी वो किसान नेता के रूप में घूम रहे। जो तिरंगा, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने लहू बहाया, क्रांतियां हुई, उन करोड़ों लोगों की शहादत का अपमान जिस व्यक्ति ने किया हो, वो व्यक्ति इसी तरह की बात बोल सकता है। जब वो चुनाव लड़े थे, आप पता करिए ना, उनकी जमानत जब्त हुई थी। केवल कुछ लोगों को लेकर के राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिलकर बयान देना, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानना, जो राहुल गांधी अमेरिका में बैठ करके विदेश के दौरे पर तब जब भी जाएंगे तो पाकिस्तान की तारीफ, चीन की तारीफ और भारत की बुराई करते हैं, और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनके साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो हरियाणा की जनता ने ये बता दिया कि हम माने मोदी जी हमारे हीरो हैं, जिनको केवल भारत नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो ये सिद्ध हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक षड्यंत्र किया, दिल्ली में उसकी पूरी योजना बनी, और मेरे पास इस बात के भी प्रमाण है, पार्टी को मैंने बताया है। वहां योजना बनी कि हिंदुओं को जातियों में जातीय विद्वेष करा के जातियों में बांटकर ही माने मोदी जी को हराया जा सकता है। तो एक भ्रम, जो जिस तरह कालनेमी राक्षस ने हनुमान जी महाराज को भ्रमित करना चाहा कि संविधान खत्म कर देंगे बीजेपी वाले, अब आरक्षण खत्म करने की वकालत राहुल गांधी कर रहे हैं विदेशों में जाके, और यहाँ करके संविधान लेके घूमते हैं, संविधान की रैली कर रहे हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है, आरक्षण तो वो और ज्यादा करने की बात कर रहे हैं, नहीं कि 50% से भी ज्यादा हो जाएगा। आपने सुना नहीं क्या बोला अमेरिका में? अमेरिका में बोला कि आरक्षण जहर है, ये समाप्त करना चाहिए, अभी का बयान है। और यहाँ करके कह रहे हैं कि मैं आरक्षण 50% प्लस कर दूंगा। जो जलेबी की फैक्ट्री बताते हो कि जलेबी की फैक्ट्री लगाऊंगा, उस व्यक्ति का कोई मतलब मानसिक संतुलन है? इन लोगों को करपात्री जी महाराज का जो गायों को मरवाया गया, 2500 साधुओं को, और जो वहां गोरक्षक थे उन पर गोलियां चलवाई 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी जी ने, उनका शराप है कि ये वंश पागल होकर के नष्ट हो जाएगा। ये उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भ्रम फैलाया गया, क्षत्रियों का, दलितों का आरक्षण, तमाम जिस तरह के जातियों के इन लोगों ने संघर्ष खड़े किए, आज हिंदुस्तान का व्यक्ति जो जातिवाद में आया, खासतौर से उत्तर प्रदेश का, अयोध्या जी का व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है कि हमसे भूल हुई, अन्यथा अगर ये भ्रम नहीं फैलाते। और इसके लिए आपको मालूम ही होगा, 8000 करोड़ तो एक ही कट्टरपंथी मुल्क ने लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए भेजा है, हवाला के थ्रू। तो विदेशों से जो पैसा आया, हरियाणा चुनाव में भी यही हुआ कि मोदी जी को कमजोर किया जाए। पूरी दुनिया मोदी जी का जो करिश्माई लीडरशिप है उससे पूरी तरह से चकाचौंध में है कि अगर ये हिंदुस्तान इसी तरह से 5 साल चलता रहा और कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, यहाँ डिस्टर्ब नहीं किया गया, तो भारत दुनिया की नंबर 1 ताकत होगी। 1900 हमारे यहाँ जो एक संकल्प है माननीय मोदी जी का कि 2050 आते आते हम दुनिया के नंबर 1 देश होंगे, वो 5 साल के अंदर दिखाई देगा। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद हमारी इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो दुनिया में सबसे आगे रही। कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसानों ने दिया। तो हरियाणा के चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि किसान भी, मजदूर भी, व्यापारी भी, सब पूरी तरह से माननीय मोदी जी में अपना भरोसा रखते हैं। किसानों के लिए किसी ने 10 पैसे नहीं दिए। कांग्रेस किसान की बात करती है। 6000 रुपए पहली बार किसानों को खाद बीज के लिए सम्मान निधि के रूप में दिया गया। सोयल हेल्थ कार्ड से लेकर के माननीय राजनाथ सिंह जी ने किसान क्रेडिट कार्ड दिया किसानों को। तो जो भी किया वो भाजपा ने किया, चाहे वो 5 लाख का जो हमारा आयुष्मान कार्ड से लेकर सिलेंडर, वो तमाम स्कीम्स है, वो जनता के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो एक एक व्यक्ति तक नीचे गई। और लोगों को लगा कि मोदी जी तो 24 घंटे देश के लिए कर रहे हैं। बहुत सारी आप उपलब्धियां गिना देंगे, बहुत टाइम निकल जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है, यूपी के हम यादवों की बात करें और हरियाणा की यादवों की हम बात करें, अंतर समझना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हरियाणा में जाट है उनके साथ साथ यादवों ने तो लगता है बीजेपी को जिता ही दिया है पूरा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या फ़र्क है? मतलब यहाँ पे यूपी में जो यादव हैं वो सपा को ज़्यादा सपोर्ट करते दिखते हैं, लेकिन वही यादव हरियाणा के जो हैं वो
बीजेपी को वोट डाल देते हैं? देखिए यादव, अब आपने बात ऐसी छेड़ दी, मैं इस बात को 2 दिन से मन में सोचा था और आपने उस बात को कह दिया। यादव केवल आप जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे देश का। अगर सनातन धर्म का सबसे बड़ा ध्वजवाहक है, जिन्होंने बहुत से संघर्ष किए, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, चाहे तुलाराम जी हो, राव तुलाराम जी हो, चाहे राष्ट्रकूटों के रूप में तमाम जो वंश थे उन्होंने, और महाभारत से लेकर के हिंदुत्व के लिए यादव हमेशा खड़ा रहा है। जिस तरह से गुर्जर है, यादव है, जाट है, राजपूत है, ये तो एक ही जाति है लगभग। तो ये लोग देश के लिए लड़े हैं और देश के प्रहरी रहे हैं। अजगर, जो मैं अजगर सेना चलाता हूँ, तो अजगर का मतलब ही देश की रक्षा करना क्षत्रियों से है। तो यादव कैसे अलग हो सकते हैं? माननीय मोदी जी में उनका भी उतना ही भरोसा है जितना किसी गुर्जर का है, जितना किसी ब्राह्मण का है। तो उनको तो देश का जो व्यक्ति इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और उत्तर प्रदेश के यादव की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में भी यादव, मैं तो ये देखता हूं कि मेरे यहाँ गाजियाबाद में 90% यादव बीजेपी को वोट करते हैं। पूर्वांचल में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे अभी भी ये बाहुबल के कारण या इनका जो भय है उसके कारण कहीं ना कहीं वोट डलता है, लेकिन वहां भी यादव हमें वोट करता है। और आने वाले समय में मोहन यादव जी सीएम हमारे यहाँ बने। यादव समाज को ये भरोसा है, आज तमाम सेंटर में लीडरशिप है हमारी यादवों की। यादव समाज को ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी तय भी करती है। तो आने वाला समय आप देखिए, ये हिंदुत्व की सदी है और बहुत जल्दी, जैसा मेरा भरोसा है, क्योंकि ये नवरात्रों में बात कर रहा हूं आपसे, तो निश्चित तौर पे 5 साल के अंदर भारत विश्वगुरु होगा। और यहाँ जिस तरह की ये ताकतें, ये जो नाग निकल रहे हैं ना जहरीले, ये इन घटनाओं के बाद जो जहरीले नाग फन उठा रहे हैं, इनको बहुत अच्छा हो रहा है, इनको पहचान हो जा रही है। इनको कुचलने के लिए बहुत आसानी से कुचला जा सकेगा, नहीं चुपचाप रह करके ये स्लीपर सेल बन के कब क्या करते पता नहीं चलता। हरियाणा विधानसभा चुनाव का जैसे परिणाम आया और परिणाम के अगले दिन हमने देखते हैं यहाँ पर कि समाजवादी पार्टी उपचुनावों के लिए 10 में से 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देती है। और तो इसे आप मतलब कैसे देखते हैं? सपा और कांग्रेस के एंगल से मैं बात कर रही हूँ कि ये मतलब अखिलेश यादव क्या जताना चाह रहे हैं कि मतलब वो यूपी में बड़े भाई वही हैं, या फिर अब उनकी चलने वाली है, या एक दवा पॉलिटिक्स यहाँ पे अब कांग्रेस नहीं कर पाएगी? मतलब हरियाणा चुनाव का इम्पैक्ट आपको लगता है यूपी में दिखेगा? ऐसा नहीं है। वो हरियाणा चुनाव, आप जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं मानते? वहाँ बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। अगर कांग्रेस लड़ी होती या वहाँ पीडीपी लड़ी होती तो वहाँ निश्चित बीजेपी की सरकार बनती। वहाँ दूसरे लड़ी नहीं पाए। तो अखिलेश जी वास्तव में बहुत अच्छे लीडर हैं, यूथ हैं, लेकिन कारण क्या है कि उनके सलाहकार ऐसे हैं कि उनको पिछली बार जब वो माननीय मुख्यमंत्री थे तो आतंकवादियों को आजाद हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के अंदर लोकतंत्र में कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा कि जहां की सरकार ने आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया हो। अखिलेश जी ने ये इतना बड़ा अपनी जिंदगी की भूल की कि आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दे दिया, जिन्होंने लोगों की जान ली, मंदिरों पर हमले किए, और उनके साथ बड़ा जुड़ा हुआ मामला है। बेटियों के बलात्कार का समर्थन वो लोग करते हैं, कार सिरकों पर गोली उन लोगों ने चलवाई। उनका इतना बड़ा इतिहास है, किसी विषय पे बोल नहीं सकते, तो वो कहीं ना कहीं भयभीत है। और कांग्रेस को देख करके उन्हें लगता है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से लगातार राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं, आज देश का यूथ जो है, नौजवान, खासतौर से जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो हाई स्कूल कर रहे हैं, केवल जो कॉलेजों में, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, इतना ज्यादा अवेयर है। और माननीय मोदी जी को उनकी जो सोच है, जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान को जो देखिए सॉफ्टवेयर के मामले में हम नंबर 1 है, तो पूरा यूथ भी ये जानता है। तो उनको लगता है कि अब हमारा जो सुपड़ा साफ होने वाला है, जो हमने भ्रम फैलाया जातिवाद का और मुस्लिम तुष्टीकरण का, तमाम जिस तरह की भी बातें की, वो सारी चीजें जो यूथ खासतौर से, जो क्योंकि हिंदुस्तान को और खासतौर से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा युवाओं का प्रदेश और देश माना जाता है भारत को, तो यहाँ वो यूथ वन साइड डिसीजन कर लिया है कि हम केवल मोदी जी, योगी जी और देश की जो बीजेपी की लीडरशिप है, हम उसी के साथ हैं। जो ऐसी सोच के लोग हैं 10-5%, उनका भी ऐसा समय आ गया कि उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था कि जो हरियाणा चुनाव में अभी जो परिणाम आया
वो इम्पैक्ट क्या यूपी में उपचुनाव में देखने को क्या मिल सकता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब वहां पे 5 सीटें मांगी थी तो कांग्रेस ने वहां तवज्जो नहीं दी, तो उसका खामियाजा यहाँ पे यूपी में कांग्रेस को मतलब पड़ सकता है क्या? देखिए, कांग्रेस को मैं बताया ना, तो रुझान तो आगे ना, क्योंकि 10 में से 6 नामों का तो ऐलान कर दिया। ये तो राहुल गांधी को अगर थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ा भी स्वाभिमान जिंदा है, तो राहुल गांधी जी को कभी समाजवादी पार्टी से बात नहीं करना चाहिए। और अखिलेश जी को अगर माने मुलायम सिंह यादव जी का स्वाभिमान याद हो, जिस कांग्रेस ने उनका अपमान किया था सोनिया जी ने, वो भूल कर भी, इसीलिए माने मुलायम सिंह जी लास्ट में बोले थे कि मैं आशीर्वाद देता हूं, माने मोदी ही अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे, भरी पार्लियामेंट में कहा था। तो उन्हें सबक लेना चाहिए। और ये समाजवादी पार्टी, आप याद रखना हमारी बात, जिस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह के ये आतंकवादियों को रिहा करना, ये सब चीजें और तमाम जो अपराध था, मतलब सपा का झंडा अगर दिल्ली में कोई देख ले, आप बताओ सही से, तो कोई झंडा देखते लोग बोलते थे कोई गुंडा बैठा है, ये इमेज थी। तो लोग ये सब चीज से बहुत तंग आ चुके हैं। और जो भ्रम था, जिसके कारण थोड़ी सीटें आई उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, जिस तरह का पूरा जो पैसा विदेशों से लगा, तमाम तरह के तंत्र हुए, बहुत सी चीजें, कभी आप बैठेंगे तो हम बताएंगे, तो वो सब लोगों के दिमाग से हट चुका है। वन साइडेड अब भारतीय जनता पार्टी की जब भी कोई चुनाव होगा, सरकारें बनेगी। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि हरियाणा के चुनाव का नहीं है, माननीय मोदी जी की लीडरशिप में महाराष्ट्र में भी हम 3/4 बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। अक्सर आप अपने जो बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं, एक और बयान आपका रोहिंग्याओं पर भी चल रहा है, तो क्या मसला क्या है? नहीं, मेरा बयान नहीं है ये। 10 करोड़ लोग, बहुत बड़ी बात तो कह रहा हूँ, लगभग 8% पूरे भारत की आबादी, 10 करोड़ लोग इस देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी कांग्रेस की सरकारों ने वोट के लिए, बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी जी की जो सरकार है, उसमें पूरा का पूरा रास्ता खोल दिया गया। 2 ट्रेन अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके द्वारा 2 ट्रेन के माध्यम से एक विधायक उनका जेल गया, एक दूसरा विधायक ये लगातार दिल्ली में बसाने का काम किया। मेरे यहाँ जब मैंने मुद्दा उठाया था, तो मेरे यहाँ आधार कार्ड उनके दिल्ली के थे, वोटर कार्ड दिल्ली का, राशन कार्ड दिल्ली का, और झोपड़ियां डाली हुई थी मेरे यहाँ। तो केवल वोट के लिए इस देश के साथ जिस तरह का पाप, जिस तरह का मैं समझता हूँ राष्ट्रद्रोह का काम कांग्रेस की सरकारों ने, और जो अन्य सरकारें थी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार है, झारखंड में सरकार है, झारखंड की पूरी डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ चेंज हुई है, पश्चिम बंगाल के हालात खराब है, केरला में, यहाँ पूरे कांग्रेस के शासन में 10 करोड़ लोगों को बसाया गया। किसी देश में एक भी व्यक्ति जो वहां का नागरिक नहीं है रह नहीं सकता। तो हमारा यही कहना है इस पे, जिस तरह से आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा कदम उठाया है, माननीय योगी जी ने भी इसकी तैयारी की है। अभी अच्छी बात तो ये है कि हिमाचल के भाई दूसरी उसके सोच के हैं, लेकिन बवाल हो गया बेचारे के लिए, वो लोग भी लगे। तो एक एक घुसपैठिए को यहाँ से निकाला जाए। ये लोग दिल्ली के चारों तरफ बसे हुए हैं, दिल्ली देश की राजधानी है। कभी भी पार्लियामेंट पे ये बवाल करके, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है, जो राकेश टिकैत ने बोला, वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों के दम पे ही ये बात कही है। भारत का नागरिक नहीं कह सकता ये कि हम लोग बांग्लादेश बना देंगे। अभी जो पिछले दिनों हुआ था, वहां पूरा शाहीन बाग के लोग लाल किले गए थे जब ये तिरंगा उतारा गया, और वो शाहीन बाग का भी समर्थन करते हैं राकेश टिकैत। धारा 370 का आपने देखा ही होगा उनका बयान कि 370 वहां लगी रहनी चाहिए। इस तरह की बातें देश के अंदर जो लोग कर रहे हैं, ये छटपटाहट है और पूरा देश इस बात को देख रहा है। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसके लिए तो मैं आपके चैनल से भी चाहूंगा, मेरे पास बहुत एविडेंस है। 1 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी तो शाहीन बाग से लेकर के ओखले की एक पट्टी में सरकारी जमीन पे है, और दिल्ली सरकार ने कोई पार्क ऐसा नहीं बचा है जिसमें झोपड़ियां डलवा करके केवल वोट के लिए नहीं बसाया हो। अगर दिल्ली के लोगों ने इस बार भूल से भी आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी, तो अगला कश्मीर दिल्ली होगा, दिल्ली के अंदर दंगा होगा, दिल्ली को कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए मैं लगातार एक राष्ट्रवादी होने के नाते, मैं तो इंजीनियर था, टॉपर रहा हूं, मैं इस राजनीति में क्यों आया? मैं 32 बार जेल गया हूं। मैं इस राष्ट्र के लिए आया हूं ना, मैं को राजनीति में एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं आया। अगर नहीं होगा ये, तो हम लोग अभियान चला रहे हैं। हमको जब तक ईश्वर ने ताकत दी है तब तक हम लड़ेंगे। लेकिन एक एक यहाँ का शरणार्थी, जो शरणार्थी नहीं, जो रोहिंग्या और जो ये बांग्लादेशी हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, घुसपैठी हैं, उनको यहाँ से बाहर करना बहुत जरूरी है। तो इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे थे, छोड़ क्यों दिया आपने? एक गाय कटती हुई देखी, आपको शायद मालूम होगा कि गाय कटी, एक बेटी को उठा लिया 12 साल की को। मेरे यहाँ 6 लाख की आबादी है,
रोहिंग्या मुसलमान और जो वहाँ कट्टरपंथी मुसलमान है, 6 लाख की आबादी है, उस लड़ाई को लड़ते हुए 32 बार जेल गया हूँ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, तमाम चीजें रही हैं, वो कभी आप बात करेंगे तो बड़ा विषय हो जाएगा। लेकिन मैं ये पढ़ लिया था कि हम राजनीति में बेईमानी नहीं करेंगे। अगर किसी ने हम पे इतना भी रत्ती भर दाग लगा दिया तो राजनीति को ठोकर मार देंगे। केवल ये देश कैसे बचे, क्योंकि जो देश का नहीं हो सकता, ईश्वर उसको कभी वो नरक में ही जाएगा, उसका कभी भला नहीं हो सकता। इसलिए हमें एक एक व्यक्ति को राष्ट्र के लिए जितना भी हम कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, एक एक व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यालय आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लोनी के फायर ब्रांड विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बातचीत की है, यूपी हरियाणा दोनों की सियासत को लेकर, और ये जो बयान देते रहे थे उन सब पर इनसे जवाब लिए। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।